हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक श्वसन तंत्र रेस्पायरेशन सिस्टम लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। इसमें जैसे कि पहले मनुष्य में श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 18 बार प्रति मिनट होती है। जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2 शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ऐसी संपूर्ण भौतिक रासायनिक क्रिया को कहते हैं श्वसन, रेस्पायरेशन। श्वसन की क्रिया कहते हैं। इसके पश्चात जैसे कि सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर ऑक्सीजन O2 ग्रहण करता है? लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। फिर इसके बाद मनुष्य 24 घंटे में लगभग कितने लीटर वायु का अंतः श्वसन करता है? लगभग 15,000 लीटर वायु का अंतः श्वसन करने की क्रिया करता है। इसके पश्चात श्वास लेने के प्रत्येक चक्र में लगभग कितनी आयु अंतः श्वसन एवं निःश्वसन होता है? 500 मिलीलीटर का होता है। श्वसन में कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। मनुष्य में वायु का मार्ग नासारंध्र, नॉस्ट्रिल्स, ग्रेसनी फायरिंग्स, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वासनाल ट्रैकिया, श्वसनी ब्रोंकी, श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूल्स, वायु कोष्ठ एल्विलाई, रुधिर ब्लड तथा अंत में सेल। इस प्रकार से मनुष्य में वायु का मार्ग होता है। केचुआ और मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा स्किन के द्वारा होता है। अमीबा और जुगलीना में श्वसन किसके द्वारा होता है? शरीर की सतह बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। मछली, टैडपोल, मेढक का लार्वा में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पायरेशन। ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O 686 किलो कैलोरी होता है। जिस श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। फिर इसके बाद अनाक्सी श्वसन, जैसे कि अनाक्सी श्वसन एनाएरोबिक रेस्पायरेशन की अभिक्रिया C6H12O6 इक्वल टू 2CO2 2C2H5OH 56 किलो कैलोरी ये होता है। श्वास का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। मानव के मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अनाक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। फिर इसके बाद ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके पश्चात ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी मार्ग, ईएमपी मतलब पथवे अर्थात एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस पथवे के नाम से जानते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था?
1937 ईस्वी में हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? टीसीए, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से निकलता है ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये निकलता है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 एटीपी ऊर्जा। पाइरुविक एसिड का अणु सूत्र होता है CH3CO, COOH होता है। मानव की एक सामान्य सांस में अंतः श्वास और उच्च श्वास कितने सेकंड का होता है? ये क्रमशः 2 सेकंड और 3 सेकंड का होता है। फेफड़ों में गैसों का नियमन किसके द्वारा होता है? ये विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा होता है। सामान्यतः रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। धमनियों में रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.6 होता है। सिराओं में रुधिर का पीएच मान 7.3 होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी O2 को बांध सकता है? ये 1.34 मिलीलीटर होता है। फेफड़ों का आवरण किस झिल्ली से बना होता है? प्लूरल झिल्ली से बना होता है। फिर इसके बाद जल में रहने वाले मुख्य श्वसनांग क्या है? क्लोम है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं, आरबीसी के द्वारा होता है। ऑक्सीजन O2 की कमी को क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? प्राप्त होती है? ये 668 कैलोरी, 668 मतलब एक तरह से 668 किलो कैलोरी में होगी और कैलोरी में 686,000 कैलोरी होगी। मनुष्य के फेफड़ों में कुल संजीव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये 4500 मिलीलीटर होती है। इसके पश्चात अनाक्षी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुविक एसिड पेशियों में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितने करोड़ कोष्ठक होते हैं? 30 करोड़ कोष्ठक होते हैं। नासा मार्ग किसके द्वारा कार्य करता है? श्वसन नाल के द्वारा करता है। नासा मार्ग में म्यूकस झिल्ली से प्रतिदिन कितना म्यूकस स्रावित होता है? लगभग 1/2 लीटर अर्थात आधा लीटर स्रावित होता है। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? 16% होता है। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। फेफड़ों में क्या होता है? रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। कोशिकाओं में से हीमोग्लोबिन द्वारा कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचाई जाती है? मात्र 10 से 20%। जीवों के ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 घुलकर बनता है, कार्बोनिल अम्ल बनता है। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत परिवहन होता है? 70% परिवहन होता है। O2 का परिवहन रुधिर में किसके संयोजन से होता है? हीमोग्लोबिन के संयोजन से होता है। ब्लड में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। रक्त में जब हीमोग्लोबिन O2 से मिलता है, तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया कहाँ स्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में स्थित होती है, क्रिस्टी में होती है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक एसिड के अणु कितने बनते हैं? 2 बनते हैं।
साइटोक्रोम को एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर स्थित होते हैं। सौर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां पाई जाती हैं? 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। सौर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां होती हैं? 9 उपास्थियां होती हैं। किण्वन फर्मेंटेशन को किससे मापते हैं? कुंस नली उपकरण से मापते हैं। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणु बनते हैं? 24 एटीपी अणु बनते हैं। मेढक में त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन गैसों का विसरण करना। श्वसन के दौरान मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रहण ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हैं? श्वसन भागफल आरक्यू कहते हैं। शशक का दायां फेफड़ा किसके कितने पिंडों में विभाजित होता है? 4 पिंडों में विभाजित होता है। फिर इसके बाद मनुष्य के आरबीसी में जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिका में नहीं होता, केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। भोजन को निगलते समय श्वास नाल में भोजन को जाने से कौन रोकता है? एपीग्लोटिस इसको रोकता है। फिर इसके बाद ऑक्सीशोसन एरोबिक रेस्पायरेशन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी? हेंस क्रेब्स ने दी। श्वसन भागफल आरक्यू किससे मापा जाता है? गैनोंग के रेस्पायरोमीटर से नापा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है? 1 होता है। कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड के लिए आरक्यू का मान कितना होता है? 1 से अधिक होता है। इसके बाद वसा एवं प्रोटीन के लिए आरक्यू का मान कितना होता है? क्रमशः वसा के लिए आरक्यू का मान 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.9 होता है। ग्लूकोज 6,6H12O6 के एक अणु के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ये 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज के एक अणु से अनाक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है? 56 किलो कैलोरी मिलती है। यीस्ट कोशिकाओं यीस्ट सेल में पाइरूविक एसिड किसमें टूटता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अनाक्सी श्वसन एनाइरोबिक रेस्पायरेशन में किस अम्ल का निर्माण होता है? पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद श्वसन क्रिया के पश्चात ग्लूकोज C6H12O6 के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं? 6। सामान्य श्वसन में एक बार में कितनी ऑक्सीजन O2 ली जाती है? 100 सीसी ली जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी है? लगभग 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.036% है। जब कार्बोहाइड्रेट का अनाक्सी श्वसन होता है तो श्वसन भागफल आरक्यू रेस्पायरेटरी आरक्यू कितना होता है? अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। फिर इसके बाद यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। इसके बाद जीवाणु बैक्टीरिया में श्वसन रेस्पायरेशन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य की झिल्ली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होती है। लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कार्बोनिल एनहाइड्रेट एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने आयन उपस्थित होते हैं? 4 आयन उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन O2 में कितने अणु ले सकता है? ये ले जाने की क्षमता होती है लगभग 4 जो है ले जाता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? पेशियों में पाई जाती है। श्वसन जैव रासायनिक बायोकेमिकल की दृष्टि से है कैटाबोलिक क्रिया। ऑक्सीकरण की अनुपस्थित से कौन सा श्वसन होता है? अनाक्सी श्वसन एनाइरोबिक रेस्पायरेशन होता है। जंतुओं में अनाक्सी श्वसन होता है सामान्यतः गहराई में स्थित ऊतकों में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन,
जिसके कारण लाल रंग का होता है। हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोसाइनिन में तांबा कॉपर पाया जाता है, जिससे नीले रंग का ब्लड होता है। हीमोएरिथ्रिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, जिससे लाल रंग का होता है। क्लोरोक्रुओरिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर, तांबा पाया जाता है, जिससे हरे रंग का होता है। पिनोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीज, भूरा रंग का होता है। धूम्रपान स्मोकिंग करने में कौन सा रोग होता है? एम्फाइसिया होता है। श्वसन दर बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? अति श्वसन, जिसे हाइपोमनिया कहते हैं। हाइड्रा में रक्त ब्लड नहीं होता, फिर भी होता है श्वसन, रेस्पायरेशन। श्वसन दर कम हो जाने से कौन सा रोग होता है? अश्वसन, जिसे हम हाइपोपनिया के नाम से जानते हैं। दर्द युक्त श्वसन को कहते हैं डिस्पिनिया कहते हैं। फिर इसके बाद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा रोग होता है? इस ट्यूबरकुलोसिस में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 1 डेसीलीटर रुधिर में कितनी ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? परिवहन होता है 20 मिलीलीटर। ऑक्सीजन परिवहन में O2, आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिका तथा प्लाज्मा में कितने कितने प्रतिशत मिलती है? आरबीसी में 97%, प्लाज्मा में 3%। सामान्यतः ऑक्सीजन विघटन वक्र कैसा होता है? सिग्मोइड वक्र होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO से मिलने की क्षमता ऑक्सीजन O2 में कितने गुना अधिक होती है? लगभग 250 गुना अधिक होती है। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस में कितने शुद्ध एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? दायां अलिंद में। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कोएंजाइम है NAD और FAD। NAD के ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी अणु बनते हैं? 3 एटीपी अणु बनते हैं। FAD के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं? 2 एटीपी अणु बनते हैं। इसके पश्चात NAD तथा FAD का पूरा नाम क्या है? NAD का निकोटिन एमाइड एडिनोन डाई न्यूक्लियोटाइड है और FAD का पूरा नाम फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोएंजाइम के द्वारा होता है। फिर इसके बाद पर्वतारोहियों के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों फेफड़ों में कुल मिलाकर कितने करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं? लगभग 30 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद श्वास नली की लंबाई का व्यास कितना होता है? लगभग 12 सेंटीमीटर व्यास और लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक अम्ल में के प्रवेश करने से पहले 2 हाइड्रोजन परमाणुओं तथा 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के विघटन हो जाता है, तो बचा हुआ अणु को कोएंजाइम A से जुड़कर क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। क्रेब्स चक्र की सभी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र के सभी अभिक्रियाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में कहाँ होती हैं? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन में होती हैं। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस की खोज किन जर्मन वैज्ञानिकों ने किया था? 3 जर्मन वैज्ञानिक, मेडेन, मेयर ऑफ पार्नस। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं EMP पथ में कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ATP के पूरे अणु कितने होते हैं? 8 अणु बनते हैं। 8 अणु बनते हैं। कोशिका के ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वृद्धावस्था में श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर कम हो जाती है वृद्धावस्था में। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? फ्लोटिंग श्वसन कहते हैं।
फिर इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली संयोजक कड़ी क्या है? एसिटिल कोएंजाइम है। एसिटिल कोएंजाइम है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पाइरूविक एसिड है। जब कोई जीव घायल हो जाता है तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर बढ़ जाती है। एक एडीपी अणु से एटीपी अणु के बनने में ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। क्या विषाणुओं में श्वसन क्रिया होती है? विषाणुओं में श्वसन क्रिया नहीं होती है। इसके बाद बीजों में कितने डिग्री सेल्सियस श्वसन की क्रिया हो सकती है? -20 डिग्री सेल्सियस पर। श्वसन उपपचयी क्रिया या उपापचयी है? उपचयी है। श्वसन दर रेस्पिरेशन रेट वृद्धि दर ग्रोथ रेट के समानुपाती किसने बताया? सॉक्स नामक वैज्ञानिक ने 1864 ईस्वी में बताया था। फिर इसके बाद श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के समान आयतन का विनिमय होता है, जिसे कहा जाता है सास्यूरे, जिन्होंने 1812 ईस्वी में इसको जाना गया था। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु बनते हैं? लगभग 38 एटीपी अणु बनते हैं। पाइरूविक एसिड में कितने कार्बन मिलते हैं? 3 कार्बन मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में NADH तथा ATP के अणु कितने प्राप्त होते हैं? ये 2 NADH, 2 NADH के और 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। क्रेब्स चक्र में एक पाइरूविक एसिड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का संश्लेषण होता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का संश्लेषण होता है। श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। श्वसन क्रिया किन 4 भागों में संपन्न होती है? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन और गैसों का परिवहन। इसके बाद ऊतक द्रव शरीर के अंदर उपस्थित रक्त के मध्य गैसों का विनिमय कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH2 व FADH2 के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर इसके बाद हृदय से कौन सी धमनियां अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाती हैं? पल्मोनरी धमनी। एक साधारण श्वास में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता है और छोड़ता है वह कहलाता है प्राण वायु कहलाता है। इस प्रकार से यहीं से श्वसन तंत्र समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये कई कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।